प्यारे बच्चों, अभिवादन स्वीकार करिए श्री रुद्रा का और शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग विषय फिजिक्स। इसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग है, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्लास 12th की फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट का नाम है। और इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। Coulomb's law and इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो से शुरुआत करते हैं और बाकी समझ में आने गारंटी मेरी है। बस रेगुलर बैठिए मेरी क्लास के सामने 1 घंटे। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी को। क्या है स्थिर वैद्युतिकी? आवेश के स्थिर होने से जिस वैद्युतिकी का जन्म होता है, स्थिर आवेश के प्रभाव से जो कुछ उत्पन्न होता है, विराम अवस्था में बैठा हुआ आवेश जिन लक्षणों को प्रदर्शित करता है उसे ही स्थिर वैद्युतिकी में स्टडी करते हैं। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ही हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। स्टेबल चार्ज, स्थिर आवेश जो गुण रखते हैं, जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वो स्थिर वैद्युतिकी है। वह सब कुछ स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। अब स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें जो हेडिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है वैद्युत आवेश? इसकी परिकल्पना क्या है? आई कहां से वैद्युत आवेश? तो समझिए, लगभग 2500 साल पहले एक दार्शनिक हुआ करते थे, थेल्स, यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने देखा कि अंबर, प्रेजेंट टाइम में हम जिसको प्लास्टिक जैसा पदार्थ कह सकते हैं, उन्होंने देखा कि अंबर जैसे पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ दीजिए तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। वो गुण है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का। लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। अरे करता होगा आकर्षित। 2000 साल तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस घटना पर। लेकिन सन 1600 में
इंग्लैंड में एक डॉक्टर गिलबर्ट करके कोई वैज्ञानिक जैसे महान बुद्धिजीवी थे, और डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि सिर्फ अंबर ही नहीं और बहुत सारे पदार्थ, प्लास्टिक, लाख, गंधक, अन्य बहुत सारी वस्तुएं भी, आबनूस, ये सब भी अगर रगड़ दी जाए किसी चीज पर तो हल्की वस्तुओं, कागज, कपड़े, तिनको, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इस रगड़ने से आकर्षण के गुण का उत्पन्न हो जाना कहा जाने लगा वस्तुएं रगड़ने के बाद वैद्युतमय हो गई हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो गई हैं। और वो कारण, जिस कारण से ऐसा हुआ कि रगड़ने के बाद ये आकर्षित करने लगी, उस कारण को वैद्युत कहा गया। यदा कदा लोग कहते आवेशित हो गई है, चार्ज हो गई है वस्तु, ऐसा लोग कहने लगे। वस्तु तो आवेश ग्रहण कर ली है, चार्ज हो गई है। एक शब्द परिकल्पना में आया, चार्ज, आवेश, वही था रगड़ने के बाद जो जागृत हो गया था, जिस कारण से आवेश, जिस कारण से वो वस्तुएं हल्की हल्की तिनके, कागज को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। मैं आपको बताऊं, अंबर को तो उन्होंने ऊन से रगड़ा था। ऐसे ही घटना देखा गया जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगी। कहते हैं ना, जब मुट्ठी की एक अंगुली खुल जाती है तो सारी उंगलियां खोली जा सकती हैं। आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, उसमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। और कुछ भी देखा गया। यह देखा गया कि क्या कारण है, कौन सी चीजें हैं जो इनमें आकर्षण उत्पन्न कर दे रही हैं। वही चीजें आवेश है। वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया होगा, उन आवेशों की प्रकृति को समझा होगा, और पता लगाया होगा इनका व्यवहार कैसा है। प्रयोग को लोगों ने और आगे बढ़ाया और लोग गहराई में जाने लगे। लोगों ने देखा क्या कि अगर एक रेशम पर कांच की छड़ को रगड़े तो ये कांच की छड़ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरी भी कांच की छड़ ले लो, उसको भी इसी रेशम से रगड़ो, वो भी आकर्षित करेगी हल्की वस्तुओं को। दोनों कांच है, दोनों को किससे रगड़े? रेशम से। तो जब दोनों सेम चीजें, दोनों को सेम चीज से रगड़ा गया और अगर आवेश ही उत्पन्न होता है रगड़ने पर, तो दोनों पर इसका मतलब समान आवेश उत्पन्न हुआ होगा। जब दोनों कांच, दोनों को रेशम से ही रगड़ा और आकर्षित, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का कारण अगर आवेश ही है, तो इसका मतलब दोनों पर समान आवेश उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि समान है, समान चीजों पर रगड़ा गया है, तो समान गुण भी उत्पन्न होना चाहिए। और जब दोनों को आपस में पास लाया गया तो प्रतिकर्षित कर देती हैं दोनों। कहे ऐसा है? यस। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, और कुछ देखते हैं। बस आबनूस की एक छड़ ले लिए,
आबनूस की, एवनाइट की, दूसरी छड़ भी ले ली है। दोनों को रगड़ दिया गया बिल्ली की खाल से। जब दोनों आबनूस हैं, दोनों को बिल्ली की खाल से ही रगड़ा है, तो दोनों पर आवेश भी कैसा उत्पन्न होना चाहिए? समान। भाई आपने कहा है कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का कारण है आवेशित हो जाना, आवेश आ जाना। तो अगर समान छड़ है, समान चीज पर रगड़ा है, समान समय तक रगड़ा है, समान परिस्थितियों में रगड़ा है, तो समान आवेश भी उत्पन्न होना चाहिए। और अगर समान आवेश उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब आगे प्रयोग करो। जब दोनों छड़ों को सटाया गया, फिर दोनों ने प्रदर्शित कर दिया, इसका मतलब क्या निकला कि एक बार फिर से एक ही घटना आई सामने, एक निष्कर्ष सामने आया कि समान आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि जरा एक आबनूस की छड़ ले लो, आबनूस की, और एक कांच की छड़, इन दोनों को कराओ, पास लेकर आओ। वो दोनों पट से स्पर्श कर लेते हैं, चिपक लेते हैं जोर से, हल्के से ही चिपक लो, यानी आकर्षित करते हैं आबनूस और कांच की छड़। आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद और कांच को रेशम से। लोगों ने कहा इसमें क्या कारण है? कहीं नहीं, कारण तो तभी पता लगेगा जब कांच की छड़ और आबनूस की छड़ का अध्ययन किया जाए। दोनों को जब रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद इनके ऊपर जो आवेश उत्पन्न हुए, इन आवेशों का अध्ययन किया जाए, उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाए कि जो आवेश उत्पन्न हुए रगड़ने के बाद उनका प्रकृति कैसा है। वैज्ञानिकों ने इनकी प्रकृतियों का अध्ययन किया, इन छड़ों के ऊपर उत्पन्न हुए आवेशों का, और पाया कि दोनों पर अलग अलग प्रकार के आवेश हैं। उत्पन्न हुए आवेश की प्रकृति अलग है, और प्रकृति इस प्रकार है कि दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है, लक्षण एक दूसरे से विपरीत है। दोनों आवेशों। तो फ्रैंकलिन ने, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन ने 1750 में इन दोनों छड़ों, आबनूस और कांच, इन दोनों छड़ों पर उत्पन्न हुए आवेशों को नाम दे दिया। जब यह पता लग गया कि दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब प्रकृति जान गए कि इन दोनों छड़ों पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति समान नहीं है, अलग अलग है और विपरीत है एक दूसरे से, फ्रैंकलिन ने इन दोनों आवेशों को नाम दिया। उन्होंने कहा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वह धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वह ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्रकृति में विपरीत हैं। तात्पर्य इसका कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी प्लस किसको? माइनस को, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस भी प्रतिकर्षित करता है,
माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि दो कांच की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी रेशम से रगड़ने के बाद, दो आबनूस की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद, लेकिन आबनूस की छड़ और कांच की छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। अध्ययन करने पर पता लगा कि आबनूस और कांच की छड़ों पर जो आवेश उत्पन्न हुए उनकी प्रकृति विपरीत है। फ्रैंकलिन ने आबनूस की छड़ के आवेश को ऋणावेश और कांच की छड़ के आवेश को धनावेश कह दिया। याद कैसे रखेंगे सर, कौन धनावेश कौन ऋणावेश, ये प्रश्न है। याद रखना कांच एक धातु है, लेड शीशा, ऐसे तुक्का मार को, कोई बहुत सटीक तरीका नहीं, और धातु हमेशा धनावेश बनाता है, बस ऐसे याद रखना, बाकी और कोई बात नहीं। यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। आगे क्या पढ़ते हैं, कौन अपने ऊपर लाद के रखा है इस धनावेश को, किसके ऊपर ये धनावेश बैठे हैं, किसके ऊपर ये ऋणावेश बैठे हैं, या फिर धनावेश या ऋणावेश है क्या, कोई कण है क्या, कोई ताकत है, आत्मा है, भूत प्रेत क्या है ये आवेश, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। यह समझना जरूरी है क्या है आवेश। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए कुछ सोचते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब दो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, दो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, तो जरा ये सोचो कि जब पदार्थ कणों से मिलकर बना है तो असल में पदार्थ नहीं, पदार्थ के अंदर जो वो कण बैठे हैं, वो कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और कण तब फिर दो प्रकार के आवेशित हुए, धनावेशित अथवा ऋणावेशित। धनावेशित अथवा क्या, ऋणावेशित, यही ना, ऑफ कोर्स। अब उसके बाद हम आपसे क्या चीज कहते हैं, अगर कोई वस्तु विद्युत उदासीन है तो इसका मतलब उसमें जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, आखिर तभी तो उदासीन है, तभी तो उदासीन है। जितना प्लस उतना ही क्या, माइनस, तभी वो विद्युत का उदासीन है। इससे यह निष्कर्ष निकल कर आया कि अगर हम उस पदार्थ में से कुछ ऋणावेशों को बाहर निकाल लें तो धनावेशों की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि उदासीन तो तभी था जब जितने प्लस थे उतने क्या हो, माइनस हो, जितने धनात्मक कण उतने ऋणात्मक कण। अगर पदार्थ में से ऋणात्मक कणों को बाहर निकाल लें तो उस पदार्थ में धनावेश की अधिकता हो जाएगी, अथवा उस उदासीन पदार्थ में धनात्मक कणों को प्रवेश करा दें तो भी वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। यानी किसी वस्तु के धनावेशित होने में दो ही बातें हो सकती हैं,
जब वह वस्तु उदासीन थी तो उससे कुछ धनात्मक कण बाहर निकाल लिए गए अथवा कुछ ऋणात्मक कण क्या करा दिए गए, प्रवेश करा दिए। मैं सिर्फ एक थिंकिंग बता रहा हूं, मैं अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा हूं, ये मेरा व्यू नहीं है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूं। अथवा अगर कोई वस्तु उदासीन से ऋणात्मक हो गई तो दो संभावनाएं हो सकती हैं, उससे कुछ धनात्मक कण बाहर खींच लिए गए हो या फिर कुछ ऋणात्मक कण उसमें प्रवेश करा दिए गए हो। भाई मैं उदासीन हूं, इसका मतलब जितना मेरे अंदर प्लस उतना मेरे अंदर माइनस। अगर बाहर से कुछ माइनस डाल दोगे एक्स्ट्रा तो धनात्मक मेरे कंपैरिजन में कम हो गए ना पहले, मतलब ऋणात्मक की कंपैरिजन में। या फिर एक उदासीन वस्तु में से धनात्मक कणों को बाहर निकाल लो तो ऋणात्मक की मात्रा उनके कंपैरिजन में बढ़ गई। तो ऋणावेशित होना वस्तु का यह दिखाता है कि उससे कुछ ऋणात्मक कण बाहर निकाल लिए गए, धनात्मक कण बाहर निकाल लिए गए और ऋणात्मक कण प्रवेश करा दिए गए। यानी सही शब्दों में कहें, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और कांच की छड़ धनावेशित हो गई तो इसका यह निष्कर्ष हो सकता है कि पहले तो वस्तु आवेशित थी नहीं कांच की छड़, पहले तो किसी हल्की फुल्की वस्तु को आकर्षित कर नहीं रही थी कांच की छड़, रगड़ने के बाद करने लगी। इसका मतलब रगड़ने के बाद आवेशित हो गई और पता चला रगड़ने के बाद धनावेशित हो गई है कांच की छड़। तो उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कांच की छड़ से कुछ ऋणावेशित कण बाहर चले गए। तो बाहर गए कहां? रगड़ा किससे था? रेशम से। तो कांच की छड़ से, कांच की छड़ से अगर आपने रेशम से रगड़ा है तो कांच की छड़ से कुछ ऋणावेश या तो रेशम में आ गए अथवा रेशम से कुछ धनावेश किसमें चले गए? कांच की छड़। दो ही बातें हो सकती है तभी कांच की छड़ धनावेशित होगी। क्योंकि कांच की छड़ पहले उदासीन थी, यानी जितने प्लस थे उतने क्या थे? माइनस, उदासीन थी तभी। और रगड़ने के बाद कांच की छड़ को रेशम से धनावेशित हो गई। इसका मतलब इसके अंदर से कुछ ऋणावेश या तो रेशम में आए या फिर रेशम से कुछ धनावेश किसमें गए? कांच की छड़ में गए। और ये सत्य भी है, ऐसा करने वाले कणों को ही आवेश क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। सेम यही कहानी आप उसमें भी ले सकते हैं। आबनूस को जब आपने बिल्ली की किससे रगड़ा? खाल से, तो आबनूस ऋणावेशित हो गई। इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो कि आबनूस से धनात्मक कण बिल्ली की किसमें आ गए? खाल में, या फिर बिल्ली की खाल से ऋणात्मक कण किसमें चले गए? आबनूस में। इन कणों को ही जो स्थानांतरण कर रहे हैं इन्हीं को आवेश वाहक कहते हैं। इन कणों को आवेश वाहक कहते हैं। इन कणों को आवेश वाहक कहते हैं। आवेश एक ताकत है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक अदृश्य चीज है जो दिखती नहीं है। वो कण के ऊपर गुण के रूप में विद्यमान रहती है। एक लक्षण है, वो एक प्रॉपर्टी है। जैसे आटे में चीनी मिला दो तो आटा मीठा हो जाए, तो मीठापन है आटे के अंदर। वैसे कण के ऊपर वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो गुण है, वो लक्षण है, वो आवेश है। उन कणों पर वो ताकत है, वो प्रॉपर्टी है, इसको हम आवेश कहते हैं। कण सिर्फ आवेश वाहक है, कण आवेश नहीं है। आवेश कण नहीं है, कण आवेश वाहक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आगे? पढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशवाहकों की आधुनिक परिकल्पना है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ आवेशवाहक।
कि वास्तव में कौन है जो आवेश वाहक है, जिस पर आवेश है, जिसके कारण वस्तुएं धनावेशित अथवा ऋणावेशित होती हैं। वास्तव में वो कौन है? आधुनिक सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आइए गौर से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को। क्या चीज है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में? आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर उतना ही क्या होता है? प्लस चार्ज। आवेश की मात्रा दोनों की समान है। और किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। यानी कोई भी परमाणु पर नेट चार्ज कितना होता है? 0। क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस। यानी कोई भी परमाणु विद्युतीय क्या होता है? उदासीन। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में प्रत्येक तत्व, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। पूरे परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस, प्रोटॉन पर उतना प्लस, अर्थात नेट चार्ज किसी भी परमाणु पर कितना होता है? 0। परमाणु के केंद्र में जो नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। संसार का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक अंदर बंधे रहते हैं। अत्यंत दृढ़ता पूर्वक। इनको इनके स्थान से हटा पाना क्या नहीं है? संभव नहीं है। अब तक ज्ञात संसार के सभी बलों में नाभिकीय बल ही श्रेष्ठ बल है, मजबूत बल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आगे। तो इतना मजबूती से बंधा हुआ प्रोटॉन जो धनावेशित है, ये अपने स्थान को छोड़ नहीं सकता। न यहां से निकलकर बाहर जाएगा आसानी से, ना अंदर आएगा। अर्थात जिस आवेश को तुम उसके स्थान से हटा सकते हो, यानी यहां से निकाल सकते हो जिस आवेश को, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अगर निकाल सकते हो यहां से, तो इसमें प्रवेश भी करा सकते हो। किसको? इलेक्ट्रॉन। अब यह सोचो कि जब परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना है? 0। तो अगर खोपड़ी लड़ा दें यहां से, मतलब ऊर्जा दे दें, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को कहां निकाल दें? बाहर, तो जितने प्रोटॉन यानी जितना प्लस था, अब उतने इलेक्ट्रॉन यानी उतना माइनस नहीं रह गया। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि पहले बराबर थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। अब वस्तु यानी ये परमाणु क्या हो गई? धनावेशित।
यानी सही शब्दों में कहें कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उस वस्तु के परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉनों को आपने कहाँ निकाल दिया है, बाहर। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, धनावेशित हो गया वस्तु। यानी किसी वस्तु का धनावेशित होना उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या दिखाता है, कमी को। इसका जस्ट उल्टा करिए, क्योंकि प्रोटॉन को तो इसकी जगह से हिला पाना संभव नहीं है। जस्ट उल्टा करिए, अगर परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, अगर और दोनों बराबर हैं नंबर में, अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करा दे, प्रवेश करा दे, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से प्रोटॉन की संख्या कम पड़ गई ना, वस्तु ऋणावेशित हो गई। क्योंकि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। वस्तु ऋणावेशित हो गया, अब धनावेश कम पड़ गए, ऋणावेश ज्यादा हो गए। यानी किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उसमें इलेक्ट्रॉनों की किसको दिखाता है, अधिकता को दिखाता है। यानी वस्तु चाहे ऋणावेशित हो और चाहे वस्तु धनावेशित हो,